कोर्ट ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर चल रही अवमानना की कार्यवाही को रद्द कर दिया। ललित मोदी ने जनवरी में सोशल मीडिया पोस्ट कर आरोप लगाया था कि अदालतों में मामले फिक्स होते हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ललित मोदी ने 18 अप्रैल को न्यायपालिका पे अपने कमेंट के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। ललित मोदी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करा था कि वे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारतीय न्यायपालिका या अदालतों की गरिमा कम हो। इस पर अदालत ने ललित मोदी की माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ललित मोदी ने भारतीय अदालतों की इमेज खराब करने की कोशिश की तो इससे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। बेंच ने कहा कि हम खुले दिल से माफी को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट हमेशा माफी देने में विश्वास रखता है, खासकर जब माफी बिना किसी शर्त और मन से मांगी गई हो। इसलिए हम माफी को स्वीकार करते हुए अवमानना कार्यवाही को बंद कर रहे हैं। ललित मोदी ने 18 अप्रैल को ट्वीट कर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, मैं 13 जनवरी और 30 मार्च की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। मेरे मन में भारतीय न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे न्यायपालिका की गरिमा कम हो। मैं दोबारा कहता हूं कि मेरी न्यायपालिका की छवि खराब करने का कोई इरादा नहीं था और ना है। बता दें कि सीयूसी ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ललित मोदी पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 30 मार्च 2023 को ललित मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को तगड़ी फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर निवेश करने वाले लोगों को बड़ी सलाह दी है। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फाइनेंस पर अपनी राय देने वाले इन्फ्लुएंसर्स यानी इन्फ्लुएंसर्स की सलाह मानने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 में से 3 से 4 लोग सही सलाह देने वाले हैं, तो 6 से 7 ऐसे भी हैं जो किसी और से प्रभावित होकर या किसी और की बातों में आकर निवेश को लेकर सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की भी सलाह का काउंटर चेक बेहद जरूरी है। इसके बाद ही निवेश को लेकर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वाले इन्फ्लुएंसर्स की बातों में न आने की सलाह देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले कई सवाल पूछने चाहिए। कुछ दिनों से इन इन्फ्लुएंसर्स के रेगुलेशन को लेकर चर्चा की जा रही थी, उस पर वित्त मंत्री ने फिलहाल विराम लगा दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का फिलहाल सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब सेबी इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना चाहता है। 25 जनवरी को जारी सेबी की एक स्टडी से पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2021-22 के बीच भारत के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि F&O मार्केट्स में रिटेल निवेशकों में भी लगभग 500% की ग्रोथ हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि F&O मार्केट में 10 में से 9 लोग घाटे में रहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स पर भले ही सरकार ने फिलहाल कोई नियम तय नहीं किए, लेकिन फाइनेंस से जुड़ी गलत जानकारी देने वाली पॉन्जी एप्स पर सरकार की कड़ी नजर है। इस पर सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आरबीआई के साथ मिलकर सरकार ऐसे ऐप्स पर अपना शिकंजा पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को जोरदार झटका लगा और कंपनी की शाख में गिरावट आई। अब अदानी ग्रुप अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लोगों को भरोसा जीतने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बॉन्ड बायबैक की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो बकाया 3.375% सीनियर नोट्स में से $130 मिलियन वापस खरीदने की योजना बना रही है। 24 जनवरी 2023 को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहली बार अडानी ग्रुप ने बॉन्ड बायबैक की शुरुआत की है। कंपनी इस कदम से अपने निवेशकों का भरोसा जीतना चाहती है। एप्सेज ने कहा कि 3.375% मूल्य वर्ग के बॉन्ड 2024 में मैच्योर होंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टेंडर प्रस्ताव का उद्देश्य आंशिक रूप में शॉर्ट टर्म के कर्ज के मैच्योर होने से पहले भुगतान करना है। साथ ही निवेशकों को बताना भी है कि लिक्विडिटी की स्थिति सामान्य है। इसके जरिए कंपनी निवेशकों का विश्वास हासिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव के सफल समाप्ति के बाद कंपनी को उम्मीद है कि 52 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नेट बकाया रहेंगे। इस टेंडर के प्रस्ताव के बाद कंपनी अगली 4 तिमाहियों में लगभग 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बकाया नोटों का भी नकद में खरीदने की पेशकश करना चाहती है।
कंपनी ने यह भी कहा है कि वह अपनी लिक्विडिटी की स्थिति और बाजार की स्थितियों के साथ साथ मूल्य निर्धारण जैसी अन्य शर्तों के अधीन इस योजना को गति दे सकती है या स्थगित कर सकती है। इनमें से प्रत्येक किस्त के लिए अलग से घोषित की जाएगी। एप्सिस ने टेंडर ऑफर के लिए बार्कलेस बैंक पीएलसी, डीबीएस बैंक, अमीरात एनबीडी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, एमयूएफजी सिक्योरिटीज एशिया लिमिटेड सिंगापुर ब्रांच, एसएमबीसी निक्को सिक्योरिटीज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को डीलर मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी ने कहा कि टेंडर ऑफर के लिए मोरो सोडाली लिमिटेड सूचना और टेंडर एजेंट है। यह घोषणा हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के 3 महीने के बाद आई है। रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को जोरदार झटका दिया था। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी लगभग $114 बिलियन का नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। के साथ सीमा को लेकर लंबे समय से भारत का विवाद चल रहा है। दोनों देशों ने बॉर्डर से सटे अपने अपने इलाकों में बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। भारत चीन के तनावपूर्ण हालातों के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि चीन दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि इस बात के अब तक बेहद कम संकेत मिले हैं कि भारत के साथ चल रही शांति वार्ता को चीन गंभीरता से ले नहीं रहा है। अमेरिका ने भारत चीन की सीमा विवाद सुलझाने को लेकर अपने समर्थन की बात दोहराई है। अमेरिका का कहना है कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। बता दें कि पूर्व लद्दाख में कुछ पॉइंट्स पर भारत और चीन की सेना के बीच पिछले 3 साल के टकराव जारी है। भारत का इस मुद्दे पर क्लियर स्टैंड है कि जब तक सीमा पर शांति स्थापित नहीं हो तब तक चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा है कि चीन की चुनौती का सामना करते हुए भारत अमेरिका के साथ खड़े होने पर भरोसा कर सकता है। गलवान संकट के दौरान 2020 में भी अमेरिका अपनी इस बात को लेकर संकल्पित था। इससे पहले एक शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत चीन सीमा विवाद की बढ़ती संभावना का अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले जब कभी अमेरिका ने भारत चीन के सीमा विवाद पर अपनी रुचि दिखाई है, चीन ने हमेशा यूएस को इस विवाद से दूर रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।